नमस्कार दोस्तों, आचार्य कौशल अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे राज्य का विकास। किसकी बात करेंगे? हम राज्य के विकास की बात करेंगे। राज्य के विकास की बात करेंगे। अगर राज्य के विकास की बात करें तो सबसे पहले राज्य साम्राज्य जो था वो कबीला राज्य में बटा हुआ था। किसमें था? कबीला राज्य में। फिर उसके बाद नगर राज्य आया, फिर उसके बाद रोमन साम्राज्य आया, फिर सामंती राज्य आया जिसे जमींदारी भी कहा जाता है। फिर राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसे आधुनिक युग में देखने को यह मिलता है। अगर आज राष्ट्र राज्य की बात करें तो सर्वप्रथम मैकियावेली। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक जो थी द प्रिंस में, इसमें द प्रिंस में देखने को मिलता है। आइए आगे हम देखते हैं। अगर जो आगे हम बात करें तो राज्य की वास्तविक शुरुआत जो मानी जाती है वो नगर राज्य से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है? तो नगर राज्य से मानी जाती है। नगर राज्य से मानी जाती है। नगर राज्य की देन प्रजातंत्र है। नगर राज्य की देन क्या है? प्रजातंत्र। नगर राज्य की देन प्रजातंत्र है। रोमन साम्राज्य की देन की यदि बात करें, सार्वभौमिक कानून, विश्व बंधुत्व और एकता है। क्या है? सार्वभौमिक कानून, विश्व बंधुत्व और एकता है। अगर जो हम राष्ट्र राज्य के उदय के कारण की बात करें तो इसके कारण में सर्वप्रथम पुनर्जागरण आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, वाणिज्यिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, मानववाद, मैकेविली और बोधा जैसे विचारकों का योगदान रहा इसमें। शांति, सुरक्षा और एकता की चाह रही। राज्य के कार्यों से संबंधित सिद्धांतों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले राज्य के कार्य की बात करेंगे तो इसमें दो कार्य आते हैं, एक अनिवार्य कार्य आता है और एक वैकल्पिक कार्य आता है। यदि हम अनिवार्य कार्य की बात करें तो अनिवार्य कार्य के अंतर्गत सुरक्षा हो गया, कानून हो गया, संविधाओं को लागू करना हो गया, ये अनिवार्य कार्य हो गए राज्य के। अगर जो वही वैकल्पिक कार्यों की बात करें तो सभी कल्याणकारी कार्य जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, कार्य संबंधी विभिन्न सिद्धांतों की यदि बात की जाए तो व्यक्तिवादी, उदारवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत और कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। कितने सिद्धांतों की मैंने बात की? कार्य संबंधी राज्य के सिद्धांतों की जो बात है, व्यक्तिवादी, उदारवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत और कल्याणकारी सिद्धांत। अगर व्यक्तिवादी उदारवादी सिद्धांत की बात करें तो अनिवार्य कार्यों पर बल देता है। समाजवादी सिद्धांत की बात करें तो वैकल्पिक कार्यों पर बल देता है। वहीं आदर्शवादी सिद्धांत की बात करें तो राज्य का कार्य पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। कल्याणकारी राज्य की बात करें तो वैकल्पिक कार्यों पर बल देता है। आगे चलकर हम व्यक्तिवाद के अनुसार राज्य के कार्यों को देखेंगे। आइए जानते हैं कि व्यक्तिवाद क्या है। व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता को महत्व देने वाली विचारधारा ही व्यक्तिवाद कहलाती है। अतः व्यक्ति की योग्यता और क्षमता पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहती है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। व्यक्तिवाद क्या कहता है? व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, क्योंकि राज्य व्यक्ति के कल्याण के नाम पर उसके ऊपर अपनी सत्ता और कानूनों का प्रयोग करेगा। ऐसी में उसकी स्वतंत्रता छीन लेगा। इसलिए व्यक्तिवाद जो है वो सीमित राज्य की बात करता है। अतः व्यक्तिवाद के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। व्यक्तिवाद क्या मानता है? राज्य एक आवश्यक बुराई है। बुराई इसलिए है कि अपनी सत्ता के प्रयोग से व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेता है। आवश्यक इसलिए है कि व्यक्ति अकेले अपनी सुरक्षा नहीं कर पाता है। इस तरह व्यक्तिवाद राज्य के कार्य को सुरक्षा तक सीमित कर देता है, अर्थात पुलिस राज्य और न्यूनतम राज्य की बात करता है। कुल मिलाकर व्यक्ति को साध्य और राज्य को सुरक्षा का साधन मानता है। निजीकरण का समर्थन करता है, सरकारीकरण का विरोध करता है। स्पेंसर, बेंथम, मिल, लॉक मुख्य व्यक्तिवादी विचारक हैं। स्पेंसर को उग्र व्यक्तिवादी कहा जाता है। स्पेंसर को क्या कहा जाता है? तो उग्र व्यक्तिवादी कहा जाता है। उग्र व्यक्तिवादी कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार आ चुका है टीजीटी में कि स्पेंसर को किस प्रकार का तो वैचारिक मानते हैं, तो उग्र व्यक्तिवादी माना जाता है। स्पेंसर अपनी पुस्तक इंडिविजुअल्स एंड स्टेट में व्यक्ति बनाम समाज में उन्होंने सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के सिद्धांत पर व्यक्तिवाद की व्याख्या की है। सर्वोत्तम की उत्तरजीविता का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। यह प्रश्न भी आया हुआ है कि सर्वोत्तम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया है? तो डार्विन ने दिया है। किसने दिया है? डार्विन ने दिया है। इसी सिद्धांत के आधार पर स्पेंसर कहते हैं कि बूढ़े, अपाहिज समाज पर भार हैं, उन्हें मर जाने दो। इसके लिए राज्य को कल्याण का कार्य करने की जरूरत नहीं है। अतः स्पेंसर राज्य के कल्याणकारी कार्य का विरोध करता है। कल्याण के नाम पर राज्य बुराई पैदा करता है।
अतः स्पेंसर कहते हैं कि राज्य बुराइयों का जनक और शिशु दोनों है। यह इंपॉर्टेंट कथन है। यदि संसार में बुराइयां न होती तो राज्य की कोई आवश्यकता न थी। स्पेंसर कहते हैं कि व्यक्तिवाद, स्पेंसर के अनुसार व्यक्तिवाद राज्य के कार्य क्या है, आइए जानते हैं। स्पेंसर के अनुसार सुरक्षा संविदा को लागू करना यह व्यक्तिवादी राज्य के कार्य है। वास्तव में स्पेंसर राज्य को ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मानते हैं। यह भी प्रश्न आया हुआ है कि स्पेंसर राज्य को क्या मानते हैं, तो स्पेंसर राज्य को ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मानते हैं। क्या मानते हैं? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रूप में देखते हैं। राज्य के कार्य संबंधी उदारवादी सिद्धांतों की यदि बात की जाए तो आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद ही उदारवाद है। अगर आर्थिक क्षेत्र में बात करें तो व्यक्तिवाद ही उदारवाद है, अर्थात उदारवाद आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप के राज्य की वकालत करता है या लेसेस फेयर स्टेट की मांग करता है, अर्थात राज्य आर्थिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप न करे, इसलिए उसे पूंजीवादी राज्य भी कहा जाता है। अतः उदारवाद आर्थिक स्वतंत्रता पर बल देता है, राज्य के कार्य को सुरक्षा तक सीमित कर देता है। अतः उदारवाद राज्य को आवश्यक बुराई मानते हुए सीमित राज्य का समर्थन करता है। अब आइए जानते हैं कि समाजवाद के अनुसार राज्य के कार्य क्या है। यदि हम समाजवाद की बात करें तो समाजवाद व्यक्तिवाद का प्रतिवाद है, अर्थात कहने का तात्पर्य है समाजवाद समाज को महत्व देता है, समानता को महत्व देता है, सार्वजनिकरण पर बल देता है, राज्य को अच्छाई मानता है। अगर जो वहीं हम बात करें व्यक्तिवाद की बात करें तो व्यक्तिवाद व्यक्ति को महत्व देता है, स्वतंत्रता को महत्व देता है, निजीकरण पर बल देता है, राज्य आवश्यक बुराई है। समाजवाद क्या मानता है? राज्य अच्छाई है, लेकिन वहीं व्यक्तिवाद जो है वो सीमित राज्य की बात करता है और इसमें कहता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। आइए हम इसके कार्यों की बात करें। कार्यों की यदि हम बात करते हैं तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक शिक्षा, शोषण का अंत, सामाजिक न्याय, कमजोर वर्गों की सहायता करना, कुल मिलाकर समाजवाद के अनुसार राज्य अच्छाई है। राज्य की कार्य संबंधी मार्क्सवादी सिद्धांतों की बात करें तो मार्क्स जो है कि अपने पूरे राज्य को दो वर्गों में बांट देता है, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग। निजी संपत्ति जो होती है वो दोनों वर्गों को जन्म देती है, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग। इन दोनों के मध्य संपत्ति को लेकर संघर्ष होता है और इसी संघर्ष को लेकर राज्य का निर्माण होता है। अगर जो हम बात करें बुर्जुआ वर्ग की तो राज्य जो है कि इसका बुर्जुआ वर्ग का पोषण करता है, लेकिन जो सर्वहारा वर्ग है वो इसका शोषण करता है। अतः मार्क्स के अनुसार राज्य शोषण का यंत्र है, राज्य बुर्जुआ वर्ग के पोषण का कार्य करता है। राज्य एक वर्ग व्यवस्था है, राज्य एक शक्ति व्यवस्था भी है। अतः शोषण का अंत तभी होगा जब राज्य को क्रांति के द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। इस तरह मार्क्स वर्ग विहीन, शोषण विहीन और राज्य विहीन समाज की वकालत करता है, जिसे वह साम्यवाद भी कहता है। अराजकतावादी विचारधारा के अनुसार राज्य की बात करें तो अराजकतावाद के अनुसार राज्य एक शक्ति व्यवस्था है, न ही शक्ति होगी और वहां पर शोषण होगा। अतः शोषण से मुक्ति पाने के लिए राज्य का अंत जरूरी है, अर्थात राज्य विहीन समाज की स्थापना जरूरी है। कुल मिलाकर बात करें तो राज्य एक आवश्यक बुराई है। गांधी जी, टॉल्स्टॉय, प्रूधो, बाकुनिन, क्रोपनिन, थोरो इत्यादि अराजकतावादी विचारक हैं। गांधी जी के अराजकतावाद को दार्शनिक अराजकतावाद या राम राज्य भी कहा जाता है। अब आइए कल्याणकारी राज्य की हम बात करें, वेलफेयर स्टेट। यदि वेलफेयर स्टेट की हम बात करें या कल्याणकारी राज्य शब्द की के सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो आर्क बिशप टेम्पल्स ने अपनी पुस्तक सिटीजन्स एंड चर्चमैन में किया है। कैंट ने कल्याणकारी राज्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों को ढेर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। कैंट ने क्या कहा है कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों को ढेर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। कल्याणकारी राज्य के कार्य की बात करें तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, कमजोर वर्गों का उत्थान करना, व्यक्ति की गरिमा का संरक्षण करना। उपयुक्त से स्पष्ट है कि कल्याणकारी राज्य का कार्य लोकतांत्रिक समाजवाद की तरह है। लेकिन कल्याणकारी राज्य का सूत्र उदारवाद से जुड़ा हुआ है। कल्याणकारी राज्य को उदारवाद की चौकी कहा जाता है। कल्याणकारी राज्य को उदारवाद की क्या कहा जाता है? तो चौकी कहा जाता है।
अतः उदारवाद में ग्रीन के नेतृत्व में आदर्शवादी संशोधन होता है, जो नकारात्मक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद में बदल जाता है, क्योंकि ग्रीन राज्य से बेकारी, बीमारी, नशाखोरी और अज्ञानता जैसी बुराइयों को दूर करने की अपील करता है। इसलिए ग्रीन को कल्याणकारी राज्य का पहला प्रतिपादक माना जाता है। ग्रीन क्या कहता है? ग्रीन कहता है कि बेकारी, बीमारी, नशाखोरी और अज्ञानता जैसी बुराई को दूर करने की अपील करता है। कौन करता है? ग्रीन। इसलिए ग्रीन को कल्याणकारी राज्य का पहला प्रतिपादक माना जाता है। कल्याणकारी राज्य का पहला प्रतिपादक कौन है? तो वह ग्रीन है। इसके बाद लास्की लोगों का ध्यान पुलिस राज्य से कल्याणकारी राज्य की ओर दिलाते हैं, अतः वे आधुनिक समय में कल्याणकारी राज्य के सबसे बड़े समर्थक बन जाते हैं। मैकाइवर भी सेवाधर्मी राज्य की वकालत करते हैं। आइए हम जानते हैं कल्याणकारी राज्य की शुरुआत कैसे हुई है। 1943 में ब्रिटेन में बेवरीज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इस रिपोर्ट में बेकारी, बीमारी, अज्ञानता जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए कहा जाता है। अतः बेवरीज रिपोर्ट से ही कल्याणकारी राज्य की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि आज भी ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी सामाजिक सेवाओं का विरोध करती है। कल्याणकारी राज्य की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से मानी जा सकती है। कल्याणकारी राज्य की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से मानी जाती है। इसके पीछे की प्रेरणा परिवहन, कीटनाशकों का विकास है। कल्याणकारी राज्य सेवा प्रदान करने के बदले ग्रेटेड टैक्स लगाता है। समीक्षा की यदि बात करें इसकी, तो कल्याणकारी राज्य कल्याण के नाम पर अभिभावक बन जाता है और स्वतंत्रता छीन लेता है और व्यक्ति की उद्यमी की प्रवृत्ति को नष्ट कर देता है। अंत में आशीर्वादम कहते हैं कल्याणकारी राज्य दान की चीज नहीं, व्यक्ति का अधिकार है। आशीर्वादम क्या कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य दान की चीज नहीं, व्यक्ति का अधिकार है।